हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो जो हमारा था वो था फैक्टोरियल जेब्रा क्लास 12 चैप्टर 10। आज हम लोग करेंगे 3D जियोमेट्री क्लास 12 चैप्टर 11। अभी ये दोनों चैप्टर्स जो है बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो इसीलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे। और जिन्होंने भी फैक्टोरियल जेब्रा का वीडियो नहीं देखा है, तुम लोग जाओ पहले तो वो देख लो और फिर जाके इस वाले चैप्टर में आना, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो फैक्टर के साथ रिलेटेड है। देखते हैं 3 डायमेंशनल जियोमेट्री चैप्टर नंबर 11। 3D जियोमेट्री में पहले तो हमें थोड़ा सा क्लास 11 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है 2D जियोमेट्री में हमारा कार्टेशियन प्लान होता है, उसी तरीके से 3D जियोमेट्री में हमारा क्या होगा, नॉर्मल एक प्लान रहेगा जो कि हम लोग कार्टेशियन प्लान ही बोलेंगे, बट 3 डायमेंशनल फॉर्मेट में रहेगा। इसमें हमारे पास 3 एक्सिस होगा, एक होगा एक्स एक्सिस, एक होगा हमारा वाई एक्सिस और एक होगा जेड एक्सिस। नाउ इसका कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों के तीनों परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे, मान लो ये एक्स एक्सिस है हमारा, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है, दोनों परपेंडिकुलर है। एंड देन जेड एक्सिस विल लाई लाइक दिस। इस केस में देखो ये जो है तीनों के तीनों लाइंस परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे ये अगर जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस वाई एक्सिस के साथ भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो होता ही है परपेंडिकुलर। नाउ अगर हम लोग देखें क्या है 3D जियोमेट्री में, ठीक है, शुरू होगा प्रीवियस नॉलेज से। प्रीवियस नॉलेज में हम लोग देखते हैं जैसे कोई भी एक वेक्टर अगर हमारा है जो कि P और Q दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो फिर PQ जो वेक्टर है वो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप से निकाला जा सकता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, कोई भी एक वेक्टर अगर है हमारे पास, जैसे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इस केस में हम लोग क्या करते थे, डायरेक्शन रेशियोज ए बी और सी को ही मान लेते थे। कैसे मानते थे, क्यों मानते थे, सब पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं पी क्यू के बारे में बोलूँ, पी क्यू में x2 माइनस x1 होगा हमारा डायरेक्शन रेशियो, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ये तीनों होगा डायरेक्शन रेशियोज। एंड डायरेक्शन रेशियोज वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस। एंड x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ट्वाइस x2 माइनस x1, ट्वाइस y2 माइनस y1, ट्वाइस z2 माइनस z1, ये सब भी हमारा डायरेक्शन रेशियोज ही है। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस था हमारा, जैसे ए कैप जो होता था, ए कैप का जो हमारा स्केलर कंपोनेंट्स था वही हमारा डायरेक्शन कोसाइंस था। इस केस में हमारे पास क्या आएगा, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। या फिर पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो भी बोल सकते हो, therefore x2 minus x1 by magnitude of pq, y2 minus y1 by magnitude of pq and z2 minus z1 by magnitude of pq। ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस प्लस माइनस में आता था, रीज़न मैंने बोल दिया था पहले भी, क्योंकि कॉस थीटा फॉर्मेट में होता है, मतलब कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा एंड कॉस गामा फॉर्मेट में होता है, और क्योंकि दो दो एंगल फॉर्मेट होता है, देयरफॉर सामने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आता था। ये तुम लोगों को याद होगा मेरे ख्याल से, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख के दिया है प्लस माइनस डिस प्लस माइनस डिस प्लस माइनस डिस। उसके बाद जैसे मान लो कोई भी एक वेक्टर है ओ पी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज ए वेक्टर मेकिंग एन एंगल अल्फा बीटा गामा, देन द जैसे मान लो अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है, उस केस में हम लोग क्या करते थे, एक्स वाई जेड को डायरेक्शन रेशियो मान लेते थे। एंड डायरेक्शन कोसाइन होता था हमारा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू एक्स बाई रूट ओवर दिस, वाई बाई रूट ओवर दिस, जेड बाई रूट ओवर दिस से भी निकाला जा सकता था, जो कि अभी अभी भी मैंने एक बार बोला है। सिमिलरली और एक प्रॉपर्टी था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये भी तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। अगेन फिर से थोड़ा सा रिवीजन, अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है उस केस में क्या क्या कंडीशन बनता था,
एक था ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि पैरेलल मीन्स थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री होने से साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, देयरफॉर क्रॉस प्रोडक्ट में 0 आएगा, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा फॉर्मूला था ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। 0 डिग्री के केस में साइन 0 इक्वल टू 0, देयरफॉर क्रॉस प्रोडक्ट वुड बी 0। अगेन पैरेलल अगर है, उनका जो कोफिशिएंट्स होता था या स्केलर कंपोनेंट्स होता था वो सब प्रोपोर्शनल होंगे, ये भी एक था। अगेन ए बार इक्वल टू लेमडा बी बार फॉर्मेट में अगर है तो फिर ए और बी को हम लोग पैरेलल बोलते थे। परपेंडिकुलर के केस में डॉट प्रोडक्ट 0 होता था, उसका रीज़न था डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा फॉर्मेट में आता है, एंड जब थीटा 90 डिग्री होता है कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट वुड बी 0 इन केस ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते थे? बाय मल्टीप्लाइंग द स्केलर कंपोनेंट्स एंड एडिंग देम, लाइक a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और क्योंकि परपेंडिकुलर है इक्वल वुड बी 0। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ हमने देखा था, जैसे एक सर्कल मैंने बना के दिया था जिसमें आई क्रॉस जे इक्वल टू के होता था, जे क्रॉस के इक्वल टू आई होता था, लाइक आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे, एंड सो ऑन। अगेन डॉट प्रोडक्ट के केस में आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 1 होता था, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इक्वल टू 0 होता था। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पिछले वाले वीडियो में। सिमिलरली कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? जब उन तीनों को ज्वाइन करने वाला जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया 0 हो, इसीलिए हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इंटू क्यू आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ट्राइंगल जो बनेगा ना, पी क्यू आर जो ट्राइंगल बनेगा, इसका कोई भी दो साइड ले लो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और उसका मैग्नीट्यूड अगर 0 हो गया तो फिर वो कोलिनियर होंगे। अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू आर इक्वल टू पी आर अगर हो, उस केस में भी हम लोग बोल सकते हैं, जैसे मान लो ये पी है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर है, तीनों अगर कोलिनियर हैं तो डेफिनेटली पी क्यू प्लस क्यू आर वुड बी इक्वल टू पी आर। सिमिलरली सेम केस बनेगा, जैसे यहाँ पे अगर आर होता, यहाँ पे अगर क्यू होता तो पी आर प्लस आर क्यू वुड बी इक्वल टू पी क्यू। तो हम लोग तीनों का वैल्यू निकालेंगे, निकाल के देखेंगे किसी भी दो का साम अगर तीसरा आ जाए उस केस में वो कोलिनियर होता है। सिमिलरली और एक केस हम लोग बोल सकते हैं, जैसे पी क्यू और क्यू आर ये दोनों अगर पैरेलल है और क्योंकि क्यू है इसका जॉइनिंग पॉइंट, उस केस में भी पी क्यू आर वुड बी ए कोलिनियर, लाइक तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो इसीलिए लिखा है पी क्यू एंड क्यू आर पैरेलल है, पी आर एंड आर क्यू पैरेलल है, और क्यू पी एंड पी आर पैरेलल है। इन तीनों केसेस में अगर कोई भी दो लाइन या दो साइड्स पैरेलल हो जाए उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, अभी हमारा जो चैप्टर है 3D जियोमेट्री वो यहाँ से शुरू होता है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। क्लास 11 में हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस में हमने हर एक स्ट्रेट लाइन का बहुत सारे टाइप्स पढ़ा था, या फिर बहुत सारे इक्वेशंस हमने फॉर्मेशन किए थे, निकाले थे। वो था इन केस ऑफ 2 डायमेंशनल जियोमेट्री। जैसे मैं थोड़ा सा रिकॉल करके देता हूँ, एक था हमारा 2 पॉइंट फॉर्म, एक था पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, एक था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक था इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड सो ऑन, लाइक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या y माइनस वाई वन इक्वल टू एम होल एक्स माइनस एक्स वन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसे हमारे पास बहुत सारे टाइप्स थे। सेम तरीके से उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस पढ़ेंगे। 3D जियोमेट्री में कोई भी एक लाइन का इक्वेशन कैसे बनाया जाता है या फिर बनता है, ठीक है। इसमें मैंने डायरेक्ट ही लिख के दिया है, बट थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। कोई भी एक इक्वेशन, कोई भी एक लाइन है जो कि किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से पास हो रहा है और वो किसी एक स्पेसिफिक वेक्टर का पैरेलल है, उस केस में उसका इक्वेशन कैसे बनेगा? उस केस में उसका इक्वेशन ये होगा, तुम्हारा फॉर्मेट आ कैसे रहा है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। इस केस में देखना, जैसे मान लो ये हमारा लाइन है, एल लाइन, ठीक है, ये हमारा एल है, ये है हमारा बी बार। बी बार एक ऐसा वेक्टर जो इसका पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट है ए को मैंने क्या बोला है, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं हम लोग।
ए को मैंने क्या बोला है, x1 y1 एंड z1 बोला है, ठीक है। और p को मैंने x y z बोला है। जैसे हमने क्लास 11 में पढ़ा था, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेंगे x y z और इसके लिए एक कंडीशन निकालेंगे, वही कंडीशन हमारा बनेगा इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। अभी देखना, अगर ए पॉइंट से ये लाइन पास हो रहा है और ये पॉइंट जो x1 y1 एंड z1 है, दैट मीन्स ये वाला जो वेक्टर होगा ओ ए वेक्टर, इसका वैल्यू आएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। एंड आर बार जो वैल्यू है, आर बार क्या बनेगा, जैसे p x y z था तो ये वाला वैल्यू बन गया हमारा x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। नाउ अगर हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद करें थोड़ा सा, तो क्या होता है देखना, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस बनता था। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, आर बार प्लस, देखना इस केस में देखो, आर बार प्लस पी ए बार वुड बी इक्वल टू ए बार, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता था। इम्प्लाइज यहाँ से बनेगा एक्स आई कैप प्लस, या फिर ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हो, इम्प्लाइज आर बार इक्वल टू ए बार माइनस पी ए बार, ठीक है, इक्वल टू ए बार माइनस पी ए बार है हमारे पास। नाउ पी ए बार जो है बी बार का पैरेलल है, अगेन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन है। देयरफॉर पैरेलल के केस में क्या था, ए बार इज पैरेलल टू बी बार इफ ए बार इज इक्वल टू लैम्डा बी बार। देयरफॉर पी ए बार को मैं लैम्डा इंटू बी बार लिख सकता हूँ, ठीक है। बट क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के वजह से इसको हम लोग निगेटिव में लेंगे, इक्वल टू सिंप्लीफाई करके ए बार प्लस लैम्डा बी बार बनेगा, ठीक है। तो यही है हमारा फॉर्मूला कि अगर कोई भी एक लाइन है जो कि किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, जो इसका नाम है x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी बार इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, उस केस में आर बार वुड बी इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। नाउ इसमें अगर हम लोग, ये हो गया वेक्टर इक्वेशन, ठीक है, ये है हमारा वेक्टर इक्वेशन। सिमिलरली अगर हमें स्केलर इक्वेशन निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे देखना, इसमें देखो, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार था, आर बार का वैल्यू बिठा दिया है, ए बार का वैल्यू बिठा दिया है, लैम्डा इंटू बी बार का वैल्यू बिठा दिया है। सिंप्लीफाई अगर हम लोग करना चाहे तो x माइनस x1 इंटू आई कैप आएगा, मतलब ये वाला पूरा वैल्यू मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ, x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप, z माइनस z1 के कैप इक्वल टू लैम्डा ए बार लैम्डा बी बार लैम्डा सी बार डॉट डॉट डॉट। नाउ अगर मैं कंपेयर करूँ, कंपेयर करने से क्या होगा, x माइनस x1 वुड बी इक्वल टू लैम्डा इंटू ए, वही आया है, y माइनस y1 वुड बी इक्वल टू लैम्डा इंटू बी, वही लिखा है, एंड z माइनस z1 वुड बी इक्वल टू लैम्डा इंटू सी, वही लिखा है, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो ये x माइनस x1 बाई ए आएगा, लैम्डा इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी आएगा, लैम्डा इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी आएगा। और क्योंकि तीनों वैल्यू इक्वल है, देयरफॉर तीनों को मैं इक्वल लिख सकता हूँ, देयरफॉर x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन। बट ये हो गया हमारा क्या इक्वेशन, स्केलर इक्वेशन। स्केलर इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज़ बिठा देंगे पूरा कंप्लीट, और वेक्टर इक्वेशन में वो वेक्टर फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा इक्वेशन आता है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट से पास हो रहा हो उस केस में कैसे करेंगे। नाउ इसमें मैंने लिखा है, जस्ट रिप्लेस द पैरेलल वेक्टर बी बार फ्रॉम द प्रीवियस केस एज बी बार इक्वल टू a2 बार माइनस a1 बार। इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो इस केस में ये मेरा फिगर है, ये हमारा ए बार है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। एक अगर मैं रैंडम पॉइंट ले लूँ यहाँ पे पी, यहाँ पे मैंने एक रैंडम पॉइंट लिया है पी एक्स वाई जेड, ठीक है। नाउ तुम लोग थोड़ा ध्यान देना कि अगर मैं चाहूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो पॉइंट्स ऑलरेडी है, इन दोनों को ज्वाइन करके
क्या लाइन बनेगा, वो क्या वेक्टर बनेगा, वो मैं पहले से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ किया है जो कि ए बी बार का पैरेलल होगा। अगर ए बी बार का पैरेलल है तो फिर इसको मैं एक नाम दे सकता हूँ बी बार इक्वल टू, बी बार इक्वल टू कैसे निकाला जा सकता है, लेमडा इंटू समथिंग लाइक x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, y2 माइनस y1 इंटू जेड कैप, z2 माइनस z1 इंटू के कैप, या फिर लेमडा इंटू ए बी बार में बोल सकता हूँ। ठीक है, और यही से क्या बनता है, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम था, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा बी बार। अभी देखना, अगर आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा बी बार है, यहाँ पे ए बार को मैं इन दोनों में से कोई सा भी एक पॉइंट ले सकता हूँ। जैसे अगर मैं चाहूँ तो फिर A1 बार को भी ले सकता हूँ या फिर A2 बार को भी ले सकता हूँ, इसीलिए मैंने A बार के जगह पे A1 बार लिखा है। तुम चाहो तो A2 बार भी लिख सकते हो। अगेन लेमडा इंटू बी बार, लेमडा इंटू बी बार के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, लेमडा इंटू A2 बार माइनस A1 बार। बहुत सिंपल है। तुम अगर चाहो लेमडा इंटू A1 बार माइनस A2 बार भी लिख सकते हो, बट उस केस में तुम्हें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। एंड एक ही बात है, लेमडा का वैल्यू पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, वैल्यूज़ तो चेंज होता रहेगा, वो लेमडा के ऊपर डिपेंड करेगा। प्लस में भी दे सकते हो, माइनस में भी दे सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। अगेन कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनेगा, पहले हमारा कार्टेशियन इक्वेशन था x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। और इस बार क्या बनेगा, x माइनस एक्स वन बाई ए के जगह पे इस बार आएगा x2 माइनस एक्स वन, बिकॉज पहले हमारा जो बी बार था वो क्या था, a इंटू आई कैप प्लस बी इंटू जे कैप प्लस सी इंटू के कैप था। इस बार हमारे पास ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप नहीं है, इस बार हमारे पास है x2 माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y2 माइनस वाई वन जे कैप प्लस z2 माइनस जेड वन के कैप। इसीलिए इस बार ए बी और सी के जगह पे बस ये आएगा। तुम लोगों को इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, 2-3 बार देखो तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं भी आए तब भी तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला इक्वेशन, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा बी बार। ये वाला इक्वेशन अगर तुम्हें याद है तो फिर यहाँ से तुम स्केलर इक्वेशन वगैरह सारा निकाल सकते हो। और जो 2 पॉइंट वगैरह भी है उसके केस में भी बस लेमडा बी बार के जगह पे तुम लेमडा इंटू A2 माइनस A1 बिठा दोगे, बाकी पूरा सेम है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 माइनस 1 3 एंड पैरेलल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। इसमें तुम ध्यान दो, यहाँ पे एक पॉइंट है और एक वेक्टर है जो कि पैरेलल है उस लाइन का। दैट मीन्स ये हमारा ए बार वेक्टर है, ये हमारा ए बार वेक्टर हो गया क्योंकि पासिंग थ्रू दिस पॉइंट बोला गया है। और फिर दूसरा हो गया बी बार वेक्टर जो कि पैरेलल वेक्टर है। इसीलिए मैंने क्या किया है, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा बी बार में बिठा दिया है। ए बार का वैल्यू हो गया ये, बी बार का वैल्यू हो गया ये हो गया हमारा वेक्टर इक्वेशन। सिमिलरली स्केलर इक्वेशन अगर हमें निकालना हो उस केस में हम क्या करेंगे, बस आर बार के जगह पे क्या बिठाएंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बिठाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसी को देखो, अगर मैं इसी को यहाँ पे बिठाऊं और इस बार मैंने क्या किया है, आर बार के जगह पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बिठाया है। और इस बार अगर मैं सेम तरीके से निकालने की कोशिश करूँ लेमडा का वैल्यू, तो फिर क्या बनेगा, x माइनस 2 वुड बी इक्वल टू लेमडा, y प्लस 1 वुड बी इक्वल टू ट्वाइस लेमडा, z माइनस 1 z माइनस 3 वुड बी इक्वल टू लेमडा। और सिंप्लीफाई करके फाइनली हमें पता चलेगा कि आंसर वुड बी x माइनस 2 बाई 1, y प्लस 1 बाई 2, z माइनस 3 बाई 1। और अगर तुम्हें फार्मूला ऑलरेडी पता है तो फिर बिठा दो, बहुत सिंपल है। फार्मूला था x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। याद रखना नीचे का जो वैल्यूज़ है वो पैरेलल वेक्टर का वैल्यूज़ है और ऊपर जो है वो पासिंग पॉइंट का वैल्यूज़ है। देयरफॉर आंसर वुड बी x माइनस
2, बिकॉज 2 से 2 -1 एंड 3 से पास हो रहा था, तो x - 2 y -1 z -3 डिवाइडेड बाय 1 2 1 लिख दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, और यही हो गया हमारा स्केलर इक्वेशन ऑफ दैट गिवन लाइन। इसी तरीके से दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास इस बार 2 पॉइंट्स गिवन है और बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। इस बार देखो 2 पासिंग पॉइंट दिया है, तो अगर तुम चाहो ए इसको मान लो या फिर ए इसको मान लो, दोनों में से किसी को भी ए बार मान सकते हो। मैंने ए बार दैट मीन्स A1 बार माना है इसको, A2 बार माना है इसको, और फॉर्मूला सेम R बार इक्वल टू A बार प्लस लैम्डा B बार था। इस बार B बार के जगह पे A2 - A1 आएगा, जो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था। देयरफॉर आ गया A1 बार प्लस लैम्डा इंटू A2 बार - A1 बार। बिठा दिया वैल्यूज़, सिंप्लीफाई कर दिया, आ गया आंसर। एंड देन स्केलर इक्वेशन अगर निकालना है x - x1 बाई a, y - y1 बाई b, z - z1 बाई c। x - x1 का वैल्यू हमारे पास है 1, बिठा दिया, इसका है -1 बिठा दिया, इसका है 2 बिठा दिया, और नीचे है 1 2 एंड 2, 1 2 एंड 2, सिंप्लीफाई कर दिया, हो गया आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। अगर तुम्हें एंगल बिटवीन 2 वेक्टर याद है तो फिर एंगल बिटवीन 2 लाइन्स भी तुम्हें ऑलरेडी पता है। कैसे, देखो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आता हूँ। जैसे मान लो एक लाइन है L1, दूसरा लाइन है L2। हमें L1 और L2 का अगर इक्वेशन गिवन है तो फिर अगर कभी भी लाइन का इक्वेशन गिवन है तो फिर डेफिनेटली दैट वुड बी पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। जैसे इस केस में सपोज B1 का पैरेलल है ये वाला लाइन, और इस केस में L2 जो है वो B2 का पैरेलल है। फॉर्मूला क्या होता है, A बार प्लस लैम्डा B बार होता है, तो और यहाँ पे B बार क्या होता है, एक पैरेलल वेक्टर ही तो है उस लाइन का। अगर हमें दोनों लाइन का इक्वेशन इस फॉर्मेट में गिवन हो, दैट मीन्स हमें पता चल गया कि L1 का भी एक पैरेलल वेक्टर है और L2 का भी एक पैरेलल वेक्टर है। मैंने बोल दिया L1 का B1, L2 का B2। नाउ L1 और L2 के बीच में जो एंगल बनेगा, क्या B1 और B2 में भी वही एंगल बनेगा क्योंकि दोनों पैरेलल है? ऑब्वियसली। दैट मीन्स हमें L1 और L2 का एंगल निकालने के लिए कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस B1 और B2 का एंगल निकाल लेना है। नाउ वेक्टर अलजेब्रा में तुम्हें एंगल निकालना ऑलरेडी पता है, कैसे, डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, वहाँ से रीता निकल जाएगा। तो वही थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लो 2 इक्वेशंस है, एक है R बार इक्वल टू A1 बार प्लस लैम्डा B1 बार, एक है R बार इक्वल टू A2 बार प्लस लैम्डा B2 बार। देन this means that B1 is parallel to L2 L1 and B2 is parallel to L2. The angle between L1 and L2 is same as the angle between B1 and B2। ठीक है, और एंगल निकालेंगे कैसे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और यहाँ से आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2 cos थीटा, और cos थीटा वुड बी इक्वल टू B1 B2 डिवाइडेड बाई, इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं, नीचे आ जाएगा, और यहाँ से थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। इसी में थोड़ा सा पहले का ऑब्जर्वेशन और एक बार बोल देता हूँ। जैसे दोनों अगर पैरेलल है तो फिर B1 इक्वल टू लैम्डा इंटू B2 फॉर्मेट में रहेगा। दैट मीन्स अगर तुम्हें एंगल निकालने के लिए बोला जाए तो फिर तुम B1 और B2 को ऑब्जर्व करोगे। अगर B1 और B2 प्रोपोर्शनल है उस केस में दोनों पैरेलल होगा, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल मीन्स दिस। अगेन अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है तब भी हमारे पास ये कंडीशन है कि दोनों पैरेलल होगा। सेम तरीके से अगर B1 एंड B2 परपेंडिकुलर है तो L1 L2 भी परपेंडिकुलर होगा, ऑब्वियस सी बात है। दैट मीन्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा, और स्केलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट एंड देयर सम वुड बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 वुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस। 2 लाइन दिया गया है, दोनों का A प्लस लैम्डा B फॉर्मेट में है, A प्लस लैम्डा B फॉर्मेट में है। दैट मीन्स हमें बस इसका और इसका एंगल निकालना है। निकालने के लिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने B1 बार लिख लिया, B2 बार लिख लिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अभी डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो इसके कंपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन और साम ही होता है। देयरफॉर 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2
प्लस 1/2 लिख दिया है। और मैग्नीट्यूड ऑफ, इसमें एक मिस्टेक है, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2। अभी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए √(x² + y² + z² बिठा दिया, 1² + 2² + 1² एंड 1² + 2² + 2² बिठा दिया इंटू कॉस थीटा। अभी हमारे पास बस थीटा निकालने के लिए वैल्यूज चाहिए, ठीक है। सिंप्लीफाई किया 7 आया, इसका √6, इसका √9 एम्प्लाइज कॉस थीटा वुड बी इक्वल टू 7/√6 इंटू √9। √6 को बस इस तरफ लेके गया हूँ और थीटा वुड बी इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस, ठीक है। जैसे तुम लोग को ऑलरेडी पता ही होगा, कॉस अगर 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, दैट मीन्स 90 डिग्री कैन बी ऑल्सो रिटन एज कॉस इनवर्स 0। तुम लोग को ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने लिखा है। अगेन मैंने तुम लोगों को वेक्टर में ऑलरेडी बोला था कि कोई भी दो लाइन के बीच में हमेशा दो एंगल बनता है। एक अगर थीटा है, दूसरा बनेगा 180 डिग्री माइनस थीटा। इसीलिए मैंने लिखा है कि एक एंगल हो गया हमारे पास कॉस इनवर्स 7/√दिस एंड दूसरा एंगल बनेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स दिस। क्लियर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी सो दैट द लाइन्स दिस आर एट राइट एंगल्स। ये मैंने एक्सरसाइज 11.2 से उठाया है। बोला है यहाँ पे हमें क्या करना है, पी का वैल्यू निकालना है सो दैट ये दोनों लाइन्स राइट एंगल में है। राइट एंगल मीन्स दोनों का एंगल 90 डिग्री होगा। एंगल अगर 90 डिग्री है तो फिर कॉस थीटा 0 होगा। कॉस किस में आता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है। देयरफॉर हम क्या करेंगे, इसका B1 बार निकालेंगे, इसका B2 बार निकालेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल 0 लिख देंगे और सिंप्लीफाई करके पी का वैल्यू निकालेंगे। नाउ B1 और B2 निकालने के लिए हम लोग अभी क्या करेंगे देखना। ये जो इक्वेशन है इसको मैंने एक बार लिख लिया है, देखो यहाँ पे। अभी देखो हमारे पास ओरिजिनल जो फॉर्मेट था वो ऐसे था, x - x1/a इक्वल टू y - y1/b इक्वल टू z - z1/c। दैट मीन्स इसमें तुम ऑब्जर्व करना, x से शुरू हो रहा है माइनस दिस, और ये जो x1, y1 एंड z1 था वो किसका वैल्यू था, वो था a बार का वैल्यू, जिस पॉइंट से वो पास हो रहा था वो लाइन। और नीचे का जो वैल्यूज़ था वो किसका था, वो पैरेलल वेक्टर का वैल्यूज़ था। अभी देखो हमें इसी फॉर्मेट में इस वाले पूरे इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 1 - xj हम चाहे तो x - 1 लिख सकते हैं। लिखने के बाद -1 कॉमन लिया तो मैंने, देयरफॉर नीचे -3 हो जाएगा। मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ, देखना। ये है 1 - x/3। इसको अगर मैं चाहूँ -1 कॉमन लेके x - 1/3 लिख सकता हूँ, विच इज़ इक्वल टू x - 1/-3। उसी तरीके से जो 7y - 14 डिवाइडेड बाई ट्वाइस p है, इसको अगर मैं चाहूँ 7 कॉमन लेके y - 2/2 p लिख सकता हूँ। अगेन 7 को अगर मैं नीचे लेके जाना चाहूँ तो ट्वाइस p के नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से z - 3/2 भी है। और यहाँ से हमें पता चला कि जब x - x1, y - y1, z - z1 फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर लिया तो नीचे आ रहा है -3 ट्वाइस p/7 एंड 2। दैट मीन्स B1 बार जो था हमारा, जो पैरेलल फैक्टर होगा, उसका वैल्यू आएगा -3i प्लस ट्वाइस p/7j प्लस ट्वाइस k। इसी तरीके से हम दूसरे लाइन के लिए भी निकालेंगे। दूसरे लाइन में हमारे पास पहले हम -7 को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x - 1, और ये -7 इसके नीचे लेके जाएंगे तो ये बनेगा 3p/7 और सामने माइनस आएगा। y - 5/1 ऑलरेडी फॉर्मेट में है तो करने की ज़रूरत नहीं है। z के आगे -1 है, -1 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा z - 6 डिवाइडेड बाई -5 बनेगा। कैसे, सेम तरीके से 6 - z/5 है, मैंने -1 कॉमन ले लिया तो ये बन गया z - 6/5 और फिर z - 6/-5 बन जाएगा। माइनस को मैंने नीचे ले लिया है। उसी तरीके से जब हमने पूरा फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तो हमारे पास B2 बार का वैल्यू आया -3p/7i प्लस 1j -5k। अभी क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर थे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, बस इसके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो और फिर प्लस कर दो, है कि नहीं।
तो इसीलिए मैंने क्या किया है, -3 इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास p का वैल्यू आ गया है। इसी तरीके से निकालना है। अच्छा, सपोज ये दोनों लाइन अगर पैरेलल होते, पैरेलल के केस में क्या होता है, पैरेलल के केस में हमारा जो स्केलर कंपोनेंट्स है दैट मीन्स -3 एंड -3p/7 दोनों का प्रोपोर्शन वुड बी इक्वल टू द नेक्स्ट का प्रोपोर्शन लाइक a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, क्योंकि पैरेलल के केस में वही कंडीशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। इसमें भी देखो दो लाइन दिया है, पहले हम इन दोनों लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और फिर b1 एंड b2 का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ तो ऑलरेडी x - x1 y - y1 z - z1 फॉर्मेट में है, इसीलिए नीचे का जो वैल्यूज़ है वही b1 का वैल्यू होगा। इसमें भी ऑलरेडी है तो नीचे का जो वैल्यूज़ है वही b2 का वैल्यू होगा। और क्योंकि एंगल निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यूज़ बिठा दिया बिठाने के बाद सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के लिए ये दोनों वैल्यू जो है इनको नीचे लेके आएंगे तो आंसर वुड बी cos थीटा इक्वल टू 26/√दिस, और यहाँ से थीटा वुड बी इक्वल cos इनवर्स दिस। एंगल एक नहीं होता है, एंगल दो आता है, तो एक एंगल बनेगा दिस एंड दूसरा एंगल बनेगा पाई माइनस दिस, जो पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ठीक है, दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बनेगा। मान लो ये ऐसे ऐसे इस फॉर्मेट में है इस फॉर्मेट में है, ठीक है। इस केस में देखो दोनों लाइन ना तो इंटरसेक्ट हो रहा है ना ही दोनों पैरेलल है, तो हम इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ निकालेंगे, ये वाला वैल्यू जो कि दोनों का परपेंडिकुलर है। नाउ तुम्हें याद होगा कोई भी दो लाइन अगर कोई भी दो वेक्टर अगर है, दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर अगर निकालना है तो हमने वेक्टर अलजेब्रा में डिस्कस किया है। कैसे निकालना होता था, बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। दैट मीन्स इसमें कहीं ना कहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, कोई भी दो लाइन के बीच में 3D के केस में तीन केसेस बनेंगे। क्या क्या केस, एक केस अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हो, पहला पॉइंट, उस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों ऑलरेडी इंटरसेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, जीरो होगा। तो पहला कंडीशन मैंने क्या दिया है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू 0। दूसरा टाइप है स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइन मीन्स कोई भी दो ऐसे लाइंस जो कि ना तो इंटरसेक्ट हो रहा है ना ही पैरेलल है, वो इन्फिनिटी तक जा रहा है बट नॉट बीइंग पैरेलल। ऐसे केस में ऐसे लाइंस को स्क्यू लाइन बोला जाता है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये 3 डायमेंशनल जियोमेट्री हो। 2 डायमेंशनल जियोमेट्री होने से तो दो ही कंडीशन आएगा, एक कंडीशन पैरेलल, दूसरा है इंटरसेक्टिंग, जो हमने पहले क्लास 5-6 से पढ़ रखा है। तो स्क्यू लाइंस के केस में मैंने यहाँ पे बस फॉर्मूला दिया है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चंस आता है वहाँ पे कॉन्सेप्ट इस टॉपिक से कॉन्सेप्ट नहीं आता है। इस टॉपिक से हमारे पास मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो स्क्यू लाइंस अगर है, द लाइंस which neither intersect nor parallel are known as skew lines. Let the lines are L1 equal to R bar equal to A bar plus lambda B bar, और A1 plus lambda B1, एंड दूसरा लाइन है A2 प्लस लैम्डा B2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे आएगा, कहीं ना कहीं क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, इतना याद रखो, और किसी ना किसी तरह से पूरा फॉर्मूला को याद करने की कोशिश करना। फॉर्मूला है A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। तुम थोड़ा ऐसे भी सोच सकते हो कि जब कोई भी दो लाइन्स है, इन दोनों लाइन का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो पहला चीज़ दोनों का परपेंडिकुलर होना चाहिए, दोनों ही लाइंस का। नाउ तुम लोगों को पता है कि दोनों लाइन का एक पैरेलल वेक्टर्स भी होंगे, तो अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों का अगर परपेंडिकुलर एक लाइन निकालना है तो
इन दोनों का जो पैरेलल वेक्टर्स है उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जा सकता है, निकाल लेंगे। और उसका शॉर्टेस्ट चाहिए, ठीक है, शॉर्टेस्ट अगर चाहिए तो उसको बस थोड़ा याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, शॉर्टेस्ट अगर चाहिए तो उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे हम लोग ए कैप निकालते थे ना, उसी तरीके से। तो तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इक्वल टू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और इसका कैप, कैप मीन्स इसका यूनिट वेक्टर। अगेन जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता है, इसीलिए मॉडुलस लगाया गया है यहाँ पे। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हो, पैरेलल के केस में क्या करेंगे, पैरेलल के केस में हमारे पास जो B1 और B2 है वो दोनों प्रोपोर्शनल होगा, बिकॉज पैरेलल है। और प्रोपोर्शनल के केस में क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाता है, याद होगा तुम्हें। तो क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट B1 और B2 के बीच में ज़ीरो आएगा, कहीं ना कहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। कहाँ लगाएंगे, इनको लगाएंगे हम लोग A2 माइनस A1 क्रॉस B डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B लेंगे। या फिर तुम ऐसे सोच लो, फॉर्मूला A2 माइनस A1 डॉट B कैप, और इसमें मैग्नीट्यूड लगेगा बिकॉज ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, कैसे भी करके याद रखना है तुम लोगों को। और शॉर्टेस्ट चाहिए, इसीलिए A2 माइनस A1 निकाला गया है। और क्योंकि इसका दोनों का परपेंडिकुलर चाहिए, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट निकाला गया है, ठीक है। थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं। अगेन मैंने एक्सरसाइज से उठाया है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे हमारा जो नॉर्मल टाइप था, मतलब A बार प्लस लेमडा B बार फॉर्मेट में। कन्वर्ट करने के लिए हम लोग देखते हैं, x माइनस x1 बाई A होता था, y माइनस y1 बाई B होता था, z माइनस z1 बाई C होता था। तो इसको अगर हम लोग हमारे कन्वेंशनल स्टाइल से लिखना चाहे तो ये ऐसा बनेगा, x माइनस माइनस 1 बाई 7 इक्वल टू y माइनस माइनस 1 बाई माइनस 6 इक्वल टू z माइनस माइनस 1 बाई 1। दैट मीन्स जो A1 है, A1 में वैल्यूज़ क्या क्या आ रहा है देखो, -1 -1 एंड -1। B1 में 7 -6 एंड 1। देयरफॉर A1 में मैंने लिखा है -1 आई कैप -1 जे कैप -1 के कैप। B1 में लिखा है 7 आई कैप -6 जे कैप प्लस के कैप। अगेन यहाँ से अगर हम लोग A2 निकालने की कोशिश करें, x माइनस x1 फॉर्मेट में अगर हम लोग बोले तो x1 का वैल्यू 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, इसीलिए 3 आई कैप 5 जे कैप 7 के कैप। और नीचे का जो वैल्यूज़ है वो B का वैल्यू होता है, देयरफॉर B2 इक्वल टू दिस। नीचे के जो वैल्यूज़ है एज इट इज़ हमने लिख दिया है। अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला गया है, पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये पैरेलल है या स्क्यू है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो B1 है और B2 है दोनों प्रोपोर्शनल नहीं है। प्रोपोर्शनल अगर होता तो फिर पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा, याद रखना। और क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला नहीं लगेगा, स्क्यू का फॉर्मूला लगेगा। इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है वो अगर जानना है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, अगर डिस्टेंस 0 आ जाए तो फिर ऑब्वियसली वो इंटरसेक्टिंग होगा। इस केस में हम लोग डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि स्क्यू है, पैरेलल नहीं है, फॉर्मूला लगेगा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। नाउ B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। A2 माइनस A1 कैसे निकालते हैं, बस इससे इसको माइनस कर दो, ठीक है। 3 माइनस माइनस 1 4 बनेगा, 5 माइनस माइनस 1 6 बनेगा, 7 माइनस माइनस 1 8 बनेगा, देयरफॉर 4 6 एंड 8, ठीक है। B1 क्रॉस B2 क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के लेके, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के लेना है और फिर दोनों का वैल्यूज़ बिठा लेना है बस, ठीक है। बिठा दिया मैंने। B1 का था 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 1, इसका था 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1, बिठा दिया। अभी देखो जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो डिटर्मिनेंट निकालना है, आई कैप दोनों का क्रॉस, आई कैप और ये आ गया, माइनस जे कैप इन दोनों का, के कैप इन दोनों का। तुम्हें याद रहेगा शायद कि जब जे लूँगा तो जे रहने वाला दोनों रो एंड कॉलम को हटा देंगे
और बाकी चारों का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, B1 क्रॉस B2 निकाल लेंगे। चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 मैथ्स डिटर्मिनेंट्स, वो अगर पता है तो ये बहुत ईजी है। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 चाहिए, वो कैसे निकालेंगे, रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बिठा दिया, आ गया वैल्यू रूट ओवर 116। नाउ फॉर्मूला था A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। अभी हमारे पास A2 माइनस A1 का ये वैल्यू है, B1 क्रॉस B2 का ये वैल्यू है, तो दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो इसका जो स्केलर कंपोनेंट्स है, स्केलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। वही कर दिया मैंने। 4 इंटू माइनस 4, देखो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे माइनस 4 है, 6 है माइनस 6 है, 8 है माइनस 8 है, तो 4 माइनस 4, 6 माइनस 6, 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई करके माइनस 116 आया। अभी फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू, ऊपर जो वैल्यू था वो डॉट प्रोडक्ट का हमारे पास आया है माइनस 116, और नीचे है मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 जिसका रूट ओवर 116 आया था। और क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा, इसीलिए आंसर वुड भी कैंसिल आउट करके रूट ओवर 116। जैसे तुम लोगों को पता होगा 2/√2 का वैल्यू √2 होता है, उसी तरीके से 116/√116 वुड बी इक्वल टू रूट ओवर 116। यूनिट्स लिखना ज़रूरी है, ठीक है, याद रखना। फिर से एक क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, देखो इसमें भी 2 इक्वेशन दिया है, बट कन्वेंशनल स्टाइल से दिया नहीं है। हमारे पास यूजुअली फार्मूला आता है R बार इक्वल टू A बार प्लस लैम्डा B बार, यही बनाने की कोशिश करेंगे। देखो 1 माइनस टी आई कैप है, T माइनस 2 जे कैप है, 3 माइनस ट्वाइस टी के कैप है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो ये बनेगा R बार इक्वल टू आई कैप माइनस T इंटू आई कैप, ठीक है, प्लस T इंटू जे कैप माइनस ट्वाइस जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस ट्वाइस T के कैप। यहाँ से मैं क्या करूँगा, लैम्डा के जगह पे यहाँ एक्चुअली T गिवन है, ठीक है, इसीलिए T को कॉमन लेके जितना आएगा सारा एक साइड में लिखूँगा और बाकी सारा एक साइड में लिखूँगा। क्या क्या है, I है माइनस ट्वाइस जे है प्लस 3 के है, इन तीनों को मैंने यहाँ इस साइड में लिखा, I माइनस ट्वाइस ए प्लस 3 के। और जहाँ पे भी T आ रहा है इन लोगों का T मैंने कॉमन लिया है, लेने से माइनस आई कैप बचेगा यहाँ पे, प्लस जे कैप बचेगा और माइनस ट्वाइस के कैप बचेगा, वो लिख दिया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस ट्वाइस के कैप। इसी तरीके से इसमें हमारे पास लैम्डा के जगह पे S दिया हुआ है, तो S कॉमन लेके जो कुछ भी आएगा इस साइड में लिख देंगे और बाकी सारा इस साइड में लिख देंगे। अभी देखो R बार इक्वल टू A बार प्लस लैम्डा B बार फॉर्मेट में आ गया, तो A1 का वैल्यू हो गया ये वाला वैल्यू, B1 का वैल्यू हो गया ये वाला वैल्यू, सिमिलरली A2 का वैल्यू हो गया ये वाला वैल्यू एंड B2 का वैल्यू हो गया ये वाला वैल्यू। A1 A2 B1 B2 आ गया, तो फॉर्मूला क्या आएगा। अच्छा, इसमें भी हमें देखना है कि क्या क्यू लाइन्स है या पैरेलल लाइन्स है। उसके लिए हम कैसे देखेंगे, देखो B1 और B2 क्या ये दोनों क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल है क्या, प्रोपोर्शनल नहीं है, दैट मीन्स दोनों स्क्यू लाइन्स नहीं है, इसीलिए सॉरी दोनों पैरेलल लाइन्स नहीं है, तो स्क्यू लाइन का फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, D इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है। और ये निकालने के लिए पहले A2 माइनस A1 निकालना पड़ेगा, निकाल लिया, माइनस ही तो करना है, इससे इसको माइनस कर दो बस। फिर B1 क्रॉस B2 निकालना है, फॉर्मूला लगा दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ I J K लगा दिया, B1 का वैल्यू बिठा दिया, ठीक है, और B2 का वैल्यू बिठा दिया यहाँ पे। I ले लिया 1 इंटू माइनस टू माइनस 2 इंटू माइनस 2 दैट मीन्स माइनस 4, दैट मीन्स ये बन रहा है माइनस 2 माइनस माइनस 4, तो ये आ रहा है माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू ट्वाइस, हाँ 2 इंटू आई कैप आ रहा है। सिमिलरली माइनस जे कैप के साथ ये दोनों और के कैप के साथ ये दोनों,
ठीक है, वो करके हमारे पास b1 क्रॉस b2 आ गया। अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 निकालेंगे तो बन जाएगा √d² प्लस d² प्लस d²। 2 का स्क्वायर 4, -4 का 16, -3 का 9, सिंप्लीफाई करके √29। अगेन a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 निकालना है, तो इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट। इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे पास i नहीं था मीन्स i के साथ हमारा एक्चुअली 0 इंटू आई कैप है, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया है, इसके आई कैप के साथ 2 था तो 2 के साथ मैंने 0 मल्टीप्लाई किया। इसका जे कैप के साथ कहा गया, सॉरी, इसका जे कैप के साथ, वेट ए मिनट, A2 में सॉरी ठीक है, A2 माइनस A1 में i नहीं था, जे के साथ 1 था, इसमें जे के साथ -4 है तो 1 इंटू -4, इसमें -4 है, इसमें -3 है तो -4 इंटू -3, सिंप्लीफाई करके -16 बन रहा है। फॉर्मूला लगा दिया, बिठा दिया, इसका वैल्यू पूरा आ गया -16, इसका आ गया था √29। अगेन मॉडुलस लगा दिया सो दैट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये बना 16/√29 यूनिट्स। ख़त्म। पूरे चैप्टर में बस इतना ही है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवीजन करो, तो फिर एक्सरसाइज करने में आसान पड़ेगा। मैं एक बार एक्सरसाइज में क्या है दिखा देता हूँ, देखना। पहला है एक्सरसाइज 11.1, बोला गया है इफ़ ए लाइन मेक्स एंगल्स 90, 135, 45 विद द XYZ एक्सेस रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन मीन्स क्या था, तीनों का कॉस का वैल्यू, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो ये वाला वैल्यू बन जाएगा कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। सिंप्लीफाई करके कॉस 90 0 आता है। कॉस 135 वुड बी इक्वल टू कॉस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, अच्छा इसका कॉस 45 1/√2, 0 सेकंड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव में आएगा तो -1/√2 एंड ये 1/√2, ठीक है। ऐसे हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस। इक्वल एंगल अगर बना रहा है, तीनों को मैंने अल्फ़ा एंड अल्फ़ा बोल दिया है, दैट मीन्स तीनों वैल्यू शुड बी कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा। अगेन क्योंकि L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा वुड बी इक्वल टू 1, और यहाँ से 3 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा वुड बी इक्वल टू 1, और यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा वुड बी इक्वल टू 1/3, कॉस अल्फ़ा वुड बी इक्वल टू 1/√3। प्लस माइनस है, प्लस माइनस देना नहीं देना ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में लेंगे। तो कॉस अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 1/√3, प्लस माइनस ही लिख देते हैं। तो कॉस अल्फ़ा अगर 1/√3 है, कॉस बीटा भी 1/√3 होगा, कॉस गामा भी 1/√3 होगा, तो आंसर वुड भी प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3। ये हो गया दूसरा आंसर। तीसरा बोला है इफ़ ए लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशियोज दिस, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, दैट मीन्स तुम ऐसे सोचो, एक वेक्टर दिया है ए बार इक्वल टू -18 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस -4 के कैप। अभी देखो ये वैल्यूज डायरेक्शन रेशियोज है कि नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन अगर है निकालना है तो ए कैप निकाल लोगे, diz/√दिस, 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 तो बाकी जो वैल्यूज आएगा वही बन जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। 4 शो दैट द पॉइंट्स दीज आर कोलिनियर। कोलिनियर दिखाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, एक बार इन दोनों का वेक्टर निकाल लो, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। इन दोनों का निकाल लो, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, और इन दोनों का निकाल लो, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। तीनों वेक्टर में से कोई भी दो अगर पैरेलल हो गया तो फिर कोलिनियर हो जाएगा। 5 नंबर, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। एक ट्राइंगल दिया है, वर्टिसेस दिया है, अगर वर्टिसेस दिया है तो फिर इससे इसको माइनस करके ये वाला वेक्टर निकाला जा सकता है, इससे इसको माइनस करके ये वेक्टर निकाला जा सकता है,
है ना। और इससे इसको माइनस करके ये वाला वेक्टर निकाला जा सकता है। अभी बोला है डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है। निकाल लोगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया है इसी तरीके से, ठीक है। एक्सरसाइज 11.2 जो है उसमें भी एक बार देख लो। देखो, शो दैट द लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। डायरेक्शन कोसाइंस दिया है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना है, तो फिर कैसे दिखाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस का, अच्छा मैं एक्सरसाइज कराऊंगा बाद में, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस है जो तुम लोग आसानी से कर पाओगे। जैसे ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस, ये सब मेरे ख्याल से बहुत इजीली कर पाओगे। एक्सरसाइज वैसे भी हमें करना ही है। तो आज के लिए इतना ही है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स क्लियर करो और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।